So there are two ways by which we can modify a chromosome of bacteriophage lambda and use them as vectors. One is known as lambda insertion and one is known as lambda replacement. So in lambda insertion, what we do is that we take out that inactive or a futile part of the chromosome, we take it out and we replace it with a sequence in which we can particularly clone our gene of interest. Insertion vectors, one of the most famous one is lambda GT10, which can carry up to 8 kilobases of new DNA inserted into a unique EcoR1 site located in the CI gene. ये जो CI जीन है ये pretty much जिस तरह LAC-Z आपको ब्लू व्हाइट कॉलोनीज दिखाता था, इसी तरह अगर इस जीन को हम डिसरप्ट कर दें तो अल्टीमेटली यू गेट क्लियर प्लेक्स. अगर क्लियर जिस तरह कॉलोनीज बैक्टीरिया कॉलोनी बनाते हैं इसी तरह वायरसेस प्लेक्स बनाते हैं. और अगर हम इस जीन को डीएक्टिवेट कर देंगे बाय इंसर्टिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन वी वुड बी एबल टू स्ट्रेट अवे आइडेंटिफाई कि आपका जीन, आपका रिकॉम्बिनेशन आपकी सक्सेसफुल हो गई है. तो बेसिकली दिस विल मेक क्लियर प्लेक्स, और अगर इंसर्शन नहीं होगी तो इट वुड मेक टर्बिड प्लेक्स, विच इज द नॉर्मल कलर ऑफ द एनी बैक्टीरिया, एनी वायरल ग्रोथ. इसी तरीके से एक और वेक्टर है दैट इज lambda ZEP2, in which you can insert up to 10 kb. It has 6 restriction site within a polylinker and inactivates LAC-Z gene. We have already discussed LAC-Z gene in detail, where we know that if we provide it with X-gal as a substrate, it will form into white or blue colonies. You can see a picture here that normal lambda DNA is 49 kilobases. When we cut out the non-essential region, we can insert a vector, and ultimately you can see that in lambda GT10 we have CI gene which is disrupted by our insertion, and in lambda ZEP2 we have LAC-Z gene which is disrupted, and ultimately we get blue-white plaques. Now some are replacement vectors. Now how replacement vectors are different from insertion vectors? So in replacement vectors we have two recognition sites flanking a segment of DNA known as stuffer fragment. What happens in stuffer fragment is that it has a huge number of additional restriction sites. इसमें इतनी ज़्यादा restriction sites हैं कि when we remove it and replace it with our gene of interest, ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ जाता है, बिकॉज सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करते हैं, वो इसको चॉप ऑफ कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली इट कैन नॉट इंटरफेयर विद आवर क्लोनिंग प्रोसीजर. ये जो रिप्लेसमेंट वेक्टर्स हैं, दे आर जनरली डिजाइन टू कैरी लार्जर पीसेस ऑफ डीएनए देन इंसर्शन वेक्टर्स कैन हैंडल. इसमें आप 16 to 20 किलो बेस पेयर्स भी डाल सकते हैं, एंड दिस हैज बीन very helpful in the earlier stages of sequencing complete genomes. Recombinant selection is often on the basis of size, with non-recombinant vectors being too small to be packaged into lambda phage heads. क्योंकि आपने बीच में इतना बड़ा स्टफर फ्रेगमेंट डाला हुआ है, अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, वो स्टफर फ्रेगमेंट रिप्लेस नहीं होगा आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट से, तो वो चॉप ऑफ हो जाएगा. वो चॉप ऑफ हो जाएगा तो इट विल बी टू स्मॉल टू बी पैकेज. आपका जो फेज हेड है उसके अंदर एक ऑप्टिमल साइज है. हम लोगों ने बात की थी कि वो 52 किलो बेसिस से भी ऊपर नहीं जाएगा, और अगर वो बहुत छोटा रह जाएगा वो तब भी पैक नहीं होगा. यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम दैट यू कैन सी अ स्टफर फ्रेगमेंट, जिसको एक जब आपका नया डीएनए आता है वो इसको रिप्लेस कर देता है. एंड वन सच एग्जांपल इज lambda EMBL4, जो यूरोपियन मोलेकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी ने डेवलप किया है, एंड अल्टीमेटली इट हैज 3 रिस्ट्रिक्शन साइट्स जिसको वो यूटिलाइज करके आप डीएनए डाल सकते हैं अप टू 23 किलो बेसिस, विच इज अ ह्यूज जीन साइज टू एकोमोडेट. हम लोगों ने प्लाज्मिड्स में देखा था कि 5 किलो बेसिस से डालना भी मुश्किल था, और यहाँ पर आप 23 किलो बेसिस डाल रहे हैं, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट.
अगर मैं आज एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल होता और तब डिस्कवर किया होता तो मैं आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव दे रहा होता कि आज हम 23 किलो बेसिस तक एक इंसर्ट डाल सकते हैं। बट इन फ्यूचर वील सी मोर एंड मोर कि हम किस तरीके से बड़े बड़ा साइज डाल सकते हैं।